हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो ICAR टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है उसमें से जो सोशल साइंस वाला पार्ट है यानी कि सामाजिक विज्ञान वाला जो पार्ट है उसमें से आज हम लोग यहाँ पर कृषि चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आपको टॉप 120 क्वेश्चन को देखने को मिलेगा और सारे क्वेश्चन MCQ के रूप में है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन शामिल किया गया है यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको कृषि से देखने को मिलता है तो इसी 120 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इतना मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, रही बात इसकी PDF की, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। और भी कई चैप्टर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में उसका वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर कृषि चैप्टर को कंप्लीट करते हैं टॉप 120 क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ICAR टेक्नीशियन एग्जाम का सोशल साइंस का पार्ट है, जिसमें कि हम लोग टोटल कृषि का चैप्टर का 120 MCQ कवर करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो बीच में मिस मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि GDP जिसको बोला जाता है, जो कि आपका किसी भी देश का ग्रोथ को दर्शाता है। ठीक है, वह जो है आपका कितना परसेंट इसमें जो है आपका कृषि से योगदान मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 13.7%, लगभग 14% जो होता है GDP में सहयोग मिलता है। किससे? कृषि से। कृषि से सहयोग GDP में कितना परसेंट मिलता है? 13.7%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI के रूप में इसको लगा के इसे याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सब यहाँ पर मैं बताऊंगा, और कौन कौन VVI ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में संलग्न लगी हुई है। तो कितनी प्रतिशत आबादी है जो कृषि के कार्य में लगा हुआ है? 45.6%, 53.8%, 61.4% या फिर 72.2%। यह भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश में जितनी आबादी है उसमें से 53.8% जो है अभी कृषि में लगा हुआ है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 53.8% आबादी कृषि में लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग पड़ती है। तो कुल कृषि भूमि जितना है उसका सब 5% भाग पड़ती है। ठीक है, जितना भी अभी कुल कृषि भूमि है उसमें 5% भाग जो है पड़ती है। पड़ती का मतलब हुआ कि यहाँ पर कृषि नहीं होता है। 5% ऐसे कृषि योग भूमि है जहाँ पर कृषि होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। तो भारत के जो है कुल भूभाग जितना है उनमें से कितना प्रतिशत भाग जो है जो मैदानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका 43% भूभाग जो है वह मैदानी है। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपके पास भारत में लगभग 2/3 लोग की जीविका का आधार है, क्या है। तो 2/3, यहाँ पर मेन पॉइंट ये इसे याद रखना है कि भारत की जो जीविका जो आधार है 2/3 आधार जो है यह कृषि से संबंधित है। ठीक है, कृषि पर निर्भर है। 2/3 जो है जीविका जो है भारत में वह कृषि पर निर्भर है। ठीक है, यानी कि कृषि पर आधारित है। ठीक है, भारत के लगभग 2/3 लोगों की जो आजीविका है वह कृषि पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झूम की कृषि किस प्रकार की कृषि है। गहन कृषि, शुष्क कृषि, स्थानांतरित कृषि या फिर रोपण कृषि। देखिए तो झूम कृषि जो होता है इसी को ही कहा जाता है आपका स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। झूम कृषि को ही क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, और इसे कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में सोपानी यानी कि सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। सीढ़ी नुमा होगा यहाँ पर, सीढ़ी नुमा। ठीक है, तो सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है भारत के किस राज्य में, जिसे सोपानी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ पर आपका सीढ़ी नुमा कृषि कहाँ किया जाएगा? जहाँ पर पहाड़ पर्वत वाला इलाका है वहीं पर क्या होगा, यहाँ पर छोटे छोटे सीढ़ी के माध्यम से आपका कृषि किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पर सीढ़ी नुमा बना करके ये छोटे से एरिया में कृषि किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार छोटे छोटे एरिया में कृषि किया जाता है। तो यह जो होता है उत्तराखंड में होता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो पूछा जाए कि सोपन कृषि या सीढ़ी नुमा कृषि जो होता है यह कहाँ पर किया जाता है? तो उत्तराखंड में किया जाता है। यह क्वेश्चन को आप मोस्ट VVI के रूप में लगा लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कृषि का यह एक प्रकार है कि सोपन कृषि जो है कहाँ पर किया जाता है? उत्तराखंड में। सीढ़ी नुमा कृषि यहाँ पर
उत्तराखंड में किया जाता है। ठीक है, चलिए झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वोत्तर भाग या फिर पश्चिमी भाग? तो देखिए झूम खेती जो होता है यह किया जाता है आपका पूर्वोत्तर भाग में। ठीक है, पूर्वोत्तर भाग में झूम खेती देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े समय के लिए उगाई जाती है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा कि एक ही फसल को मतलब काफ़ी लंबा क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, बहुत लंबा क्षेत्र में जब एक ही फसल को उगाया जाता है तो इसका यह मतलब हुआ कि वह तो अपना आजीविका चलाने के उद्देश्य से यह फसल नहीं उगाता है, यह फसल उगा रहा है वह बेचने के लिए लाभ कमाने के मकसद से उगा रहा है। तो इस प्रकार की कृषि को बोलते हैं गहन कृषि। क्या बोलते हैं? गहन कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गहन कृषि क्या है? एक ऐसी कृषि है जो एक लंबे भूभाग में उगाया जाता है। ठीक है, गहन कृषि एक लंबे भूभाग में उगाया जाने वाला एक कृषि है और इसका मुख्य उद्देश्य रहता है लाभ कमाना। इसके लिए टेक्नोलॉजी का विकास होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके धान की कटाई की जाती है, बुआई की जाती है, खरपतवार नाशक का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक का भी प्रयोग किया जाता है और डायरेक्ट फैक्ट्री में बेच करके यहाँ पर काफ़ी मात्रा मोटे मात्रा में लाभ अर्जित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो गया गहन कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो देखिए यह जो कृषि होगा रोपण कृषि होगा। रोपण कृषि एक्चुअली में क्या होता है? इस प्रकार की कृषि जो होता है एक लंबे क्षेत्र में भूभाग में जो होता है की जाती है और एक ही प्रकार के कृषि को जो होता है एक ही प्रकार के कोई भी अनाज को लंबे क्षेत्र में उगाया जाता है ताकि इसको जो होता है इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन करके और डायरेक्ट फैक्ट्री में बेचा जा सके, क्योंकि इतना माल जो होता है कहीं कोई जगह पर बेचना संभव नहीं है। तो इसलिए इसको जो है डायरेक्ट फैक्ट्री में बेचा जाता है ताकि मोटे लाभ कमाया जा सके। ठीक है, और इस प्रकार की कृषि में एक उन्नत प्रकार का टेक्नोलॉजी भी चाहिए, उन्नत प्रकार का यातायात प्रबंधन भी चाहिए और उन्नत प्रकार का इसमें जो है खरपतवार नाशक और कीटनाशक की भी आवश्यकता होती है ताकि अच्छे उत्पादन किया जा सके। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, इनमें से कौन सा यंत्र जो होता है प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? तो जो प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य होता है जिसे आपको जो होता है प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य जो होता है जिसे कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है प्रारंभिक जीविका कृषि को, इसमें उपयोगी क्या नहीं होता? देखिए इस प्रकार की कृषि जो होता है आपका छोटे क्षेत्र में किया जाता है अपना आजीविका को चलाने के लिए। तो इसमें हम लोग जानते हैं पुराने परंपरागत के रूप के जो होता है औजार का प्रयोग करते हैं। तो पुराने परंपरा के जो औजार था उसमें से हल था, खुरपी था, ठीक है, खुरपी है, हल है और दाल है, और लेकिन ट्रैक्टर यहाँ पर नहीं है। तो नया टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर का विकास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? देखिए रोपण कृषि में आपका कौन सा फसल का खेती किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका धान, गेहूं, कपास या फिर चाय। हम लोग क्या जानते हैं कि रोपण कृषि में लंबे भूभाग में कृषि किया जाता है। ठीक है, लंबे क्षेत्र में कृषि किया जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन सा कृषि आएगा? तो चाय जो है यह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चाय की कृषि जो होता है यह एक प्रकार की रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, चाय की कृषि एक रोपण कृषि है और आपका इस प्रकार के कृषि लंबे क्षेत्र के अंदर जो है उगाया जाता है। ठीक है, उपजाया जाता है। जैसे कि असम में चाय की खेती एक लंबे भूभाग में किया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए चाय की खेती जो होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य जो है आजीविका चलाने के लिए तो होता नहीं है, इसका उद्देश्य होता है लंबे समय मतलब डायरेक्ट फैक्ट्री में बेचकर मुनाफा कमाना। तो इसलिए चाय की खेती आता है और रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए गेहूँ, गन्ना, चाय और रबड़ जो होता है यह भी एक लंबे भूभाग में यह कृषि किया जाता है और इसका भी उद्देश्य क्या होता है? बेच करके कहीं पर आपका इससे लाभ कमाना, क्योंकि इसको तो उपयोग नहीं किया जा सकता, इससे खाया नहीं जा सकता है। ठीक है, और गन्ना यह भी आता है आपका रोपण कृषि में, इसे भी लंबे भूभाग में उपजा करके यह डायरेक्ट फैक्ट्री में बेचा जाता है। तो तीनों जो होता है रोपण कृषि जो होता है रोपण फसल जो होता है उसका उदाहरण है। लेकिन गेहूं जो होता है यह रोपण कृषि का या रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन सा आ गया? गन्ना, चाय और रबड़, ये रोपण कृषि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रबी फसल की बुआई किस माह में किया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI में इसको लगा के रखिए। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेंगे कि रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, इसको कब बोया जाता है, कब आपका काटा जाता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सा फसल आते हैं, ये सारे कुछ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक ही साथ।
चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ है आपका रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ठीक है। तीनों को आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तीनों के बारे में जान लीजिए। देखिए, जो रबी फसल है यह अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है और काटी कब जाती है? मार्च से अप्रैल के महीने में काटी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल महीने में काटी जाती है, इसका मतलब जो है रबी फसल ठंडे के महीनों में उगाया जाता है, ठीक है। रबी की फसल जो होता है ठंडे के महीनों में जनवरी फरवरी मार्च में आपका उगाया जाता है, क्योंकि यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक है। रबी फसल जो होता है इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, मसूर हो गया, आलू हो गया। ये सब रबी फसल का एग्जाम्पल है। रबी फसल के अंतर्गत आलू भी आता है, गेहूं भी आता है, जौ भी आता है, चना भी आता है, मटर भी आता है। आप लोग को पता ही होगा ठंडे के समय में मटर चना उगाया जाता है, क्योंकि चना की झाड़ भी देखे होंगे आप लोग बेचते हुए हाट में ठंडे के दिनों में, ठीक है। उसके बाद सरसों जो होता है, पीला सरसों, वह भी आपका ठंडे के दिनों में उगाया जाता है। तो ये सब सारा रबी फसल का एग्जाम्पल है। मसूर भी रबी फसल का एग्जाम्पल। लेकिन खरीफ फसल जो होता है यह जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में ही काट लिया जाता है। तो जून जुलाई में गर्मी के महीने में ही बोया जाता है और गर्मी के महीने में ही इसे काट भी लिया जाता है। जून जुलाई में बो करके अक्टूबर नवंबर महीने में काट लिया जाता है। और यह जो है इसके अंदर आएगा, जैसे चावल हो गया, चावल के साथ बाजरा हो गया, बाजरा के साथ मक्का हो गया, मक्का के साथ ज्वार हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, दलहन हो गया, ठीक है। ये सब सारे जो होता है आपका जितने प्रकार की दाल होते हैं, उड़द दाल, ठीक है, आपका अरहर दाल, ये सारे आ जाते हैं खरीफ फसल के अंदर। अब आता है जायद फसल। जायद फसल जो होता है मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। जायद फसल कब बोया जाता है? मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखना है। और जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, सब्जी हो गया, ये सब सारा जायद फसल का एग्जाम्पल है, ठीक है। जायद फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में और जून जुलाई में काट लिया जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग उसका क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रबी फसल की बुआई किस माह में किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि रबी फसल ठंडे महीने में बोया जाता है। तो कब बोया जाएगा? अक्टूबर नवंबर महीने में बोया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। काटा कब जाता है? मार्च अप्रैल में से काट लिया जाता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके पास, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में और बसंत में। तो आपको पता ही होगा कि जायद फसल जो होता है मार्च अप्रैल महीने में बोया जाता है और काटा कब जाता है? जून जुलाई में काट लिया जाता है। तो ये किस प्रकार की फसल होगा? यह एक प्रकार की जो होता है गर्मी में उगाया जाने वाला फसल है, बरसात में उगाया जाने वाला फसल है, या फिर जाड़ा में या बसंत में। तो आप जान सकते हैं कि यह एक गर्मी में उगाया जाने वाला फसल है, क्योंकि इसके अंदर और जायद फसल के अंदर जो है तरबूज उगता है, खरबूज उगता है। और आप लोग को पता ही होगा तरबूज खरबूज कब बिकता है? गर्मी में ही बिकता है। तो गर्मी में उगाया जाने वाला फसल है जायद फसल। इसके अंदर तरबूज, खरबूज, खीरा आता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुग्धोत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, दूध का उत्पादन विश्व में भारत का पहला स्थान है। फर्स्ट स्थान है दूध का उत्पादन में विश्व में भारत का, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पशुपालन करने वाला देश भी भारत ही है। तो इसका प्रथम स्थान है आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर द्वितीय स्थान दिया हुआ है लेकिन गलत है, प्रथम स्थान होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिसटाइप हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या था? हरित क्रांति, पीली क्रांति या फिर श्वेत क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध था श्वेत क्रांति से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड जो है यह दूध से संबंधित है और दूध के ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से ही दूध का उत्पादन में काफ़ी यहाँ पर वृद्धि हो गया भारत में, और इसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाने लगा। ऑपरेशन फ्लड कब हुआ था? 1970 में हुआ था। यह पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड कब हुआ था, यह किससे संबंधित है? तो 1970 में हुआ था और यह दूध से संबंधित है, और इसके बाद ही आपका श्वेत क्रांति हुआ, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड जो है या फिर श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, वर्गीज कुरियन को ही आपका श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इसे भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑपरेशन 2 नामक मतलब दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 पहला तो जो हुआ था 1970 में, लेकिन ऑपरेशन फ्लड 2 जो है नामक योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना का शुरुआत हुआ था 1981 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड 1 हुआ था 1970 में, और ऑपरेशन फ्लड 2 का योजना जो आया था यह 1981 में आया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब में।
तो सबसे ज़्यादा धान की खेती कहाँ की जाती है, आपको पता ही होना चाहिए। इसका आंसर पश्चिम बंगाल में। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान की खेती किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य में धान की सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं। धान के लिए सिंचित क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, धान के लिए सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है वो है तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। और सारे प्रश्न यहाँ पर जो हम कर रहे हैं आप लोग को याद होगा कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप एक बार जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्त देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है आपके पास कि गेहूं फसल है खरीफ का, रबी का, जायद का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आराम से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। जो गेहूं का फसल है यह रबी का फसल है। कैसा, रबी का फसल है, क्योंकि गेहूं का फसल जो होता है जाड़े के महीने में उगाया जाता है। ठीक है, यानी कि अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है, और आपका अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल महीने में काट लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन जो है गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान। तो देखिए इनमें से जो एक राज्य है आपका तमिलनाडु, या गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। कौन, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है गेहूं का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है। बाद बाकी जो है उत्तर प्रदेश गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, अच्छा खासा गेहूं का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश भी अच्छा खासा गेहूं का उत्पादन करता है। राजस्थान भी गेहूं का अच्छा खासा उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भारत में जो है पहला स्थान है गेहूं उत्पादन में, और आपका तमिलनाडु में सबसे कम उत्पादन होता है गेहूं का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, गेहूं का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए गेहूं का उत्पादन हो या फिर चावल का उत्पादन हो, दोनों में भारत का विश्व स्तर पर अगर देखते हैं तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, सेकंड पोजीशन है। पहला स्थान किसका है, तो फर्स्ट स्थान चाइना का है। चाइना का गेहूं और चावल, ठीक है, दोनों में पहला स्थान है आपका उत्पादन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास, निम्न में से कौन से मोटे अनाज की फसल नहीं है। ज्वार, बाजरा, गन्ना या फिर रागी। तो रागी भी एक मोटे अनाज का फसल है, तो इसका आंसर रागी नहीं होगा। बाजरा भी एक मोटे अनाज का फसल है, यह भी नहीं होगा। और ज्वार भी एक मोटे अनाज का फसल है, तो इसका भी आंसर क्या, यह भी नहीं होगा। इसका आंसर, इसका मतलब होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी रोपण कृषि के अंदर गन्ना आता है, और यह जो होता है आपका एक प्रकार का मोटे अनाज के फसल के अंदर नहीं आता है। ठीक है, चलिए, और गन्ना किस प्रकार की कृषि है, तो गन्ना आपका प्रकार की कृषि है। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है। तो इनमें से कौन सा मोटे अनाज की फसल नहीं है, ज्वार, बाजरा, गन्ना या फिर रागी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये हम लोग यहाँ पर कर लिए है इसका कवर, तो गन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है गन्ना किस प्रकार की फसल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। तो भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। तो ज्वार की खेती ना ही गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है, ना ही उत्तर प्रदेश में, ना ही तमिलनाडु में। महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो होता है ज्वार का खेती सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ज्वार की खेती। ठीक है, याद रखना है ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। ज्वार किस प्रकार का फसल है, ज्वार और बाजरा दोनों किस प्रकार का फसल है, दोनों ही खरीफ का फसल है। कैसा, खरीफ फसल है ज्वार और बाजरा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। देखिए ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा होती थी महाराष्ट्र में, लेकिन बाजरा की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, राजस्थान में। ज्वार और बाजरा, ज्वार का खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और बाजरा की खेती सबसे ज़्यादा राजस्थान में। दोनों को एक साथ याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के नीचे ही क्या है आपका, थोड़ा सा नीचे आपका गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है। ठीक है, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है। देखिए भारतीय कृषि का जो असफलता है उसका एक प्रमुख कारण क्या है, किस कारण से भारत जो है कृषि जो है धीरे धीरे असफल हो रहा है। तो अनियमित मानसून या फिर सौर ऊर्जा का प्रभाव। तो सौर ऊर्जा का प्रभाव इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। रासायनिक खादों की कमी, यह भी मतलब नहीं है, रासायनिक खाद की उपलब्धता है यहाँ पर। और बाजार का अभाव, यह भी बात सही नहीं है। ठीक है, तो अनियमित मानसून पर हमारी जो कृषि है, भारतीय कृषि किस पर डिपेंड करता है, भारतीय कृषि जो होता है मानसून पर डिपेंड करता है। किस पर, भारतीय कृषि जो होता है आपका मानसून पर निर्भर करता है, जिस वजह से यहाँ पर कृषि जो होता है मानसून
के समय में ही किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। इसलिए जो होता है अनियमित मानसून के कारण जो है यहाँ पर कृषि की जो है विकास ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चीन में से कौन निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? चना, बाजरा, मसूर और उड़द। तो इनमें से कौन सा एक दलहन की फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए चना भी एक जो है दलहन का ही फसल है, क्योंकि इसमें चना दाल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मसूर और तूर, ये भी एक जो है क्या है, कौन सा फसल है? यह भी एक दलहन का फसल है, लेकिन बाजरा एक दलहन का फसल नहीं है। और बाजरा का जो है यह एक दलहन का फसल नहीं है। और बाजरा का उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? तो राजस्थान में होता है। यह किस प्रकार की फसल है? खरीफ का फसल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर के अंदर है आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तिलहन की बात करें तो तिलहन की फसल एक रबी का फसल है, ठीक है। तिलहन की फसल जो होता है एक कैसी फसल है? रबी का फसल है। तो याद रखना है तिलहन की फसल एक रबी का फसल है। और विश्व में इसका कौन सा स्थान है तिलहन उत्पादन में? तो प्रथम स्थान है। तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, यह याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो मूंगफली का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है आपका गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना है, गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सरसों का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो सभी को पता होना चाहिए कि सरसों के उत्पादन में भारत का जो प्रथम स्थान है वह उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश चीनी का भी उत्पादन चावल का उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है, और गेहूँ का उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। और आपका यहाँ पर जो है साथ ही साथ सरसों के उत्पादन में भी पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। आपके पास कि सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो सरसों के भारत का कौन सा राज्य है जो सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या बिहार? तो देखिए उतना ही उत्तर प्रदेश होगा, ना ही आपका पंजाब होगा, ना ही बिहार होगा। ऑप्शन यहाँ पर आंसर मत देखिए, आंसर यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, ठीक है। तो आंसर के पीछे मत जाइए, जो यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ वह सही आंसर है। और आप लोग यहाँ पर नेट में भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए राजस्थान को आपका सरसों का राज्य भी कहा जाता है, राजस्थान को सरसों का राज्य कहा जाता है, ठीक है। जिस वजह से आपका क्यों कहा जाता है इसको सरसों का राज्य? क्योंकि सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में राजस्थान के अंदर होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सरसों किस प्रकार की फसल है? दलहन का फसल है, तेलहन का फसल है, पेय फसल है या फिर रेशेदार फसल है? तो सभी को पता होना चाहिए कि सरसों का जो फसल है यह एक तेलहन का फसल है, यानी कि एक तेल, इससे क्या होता है? सरसों का तेल बनाया जाता है, ठीक है। तो यह एक तेलहन का फसल है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। और सरसों की फसल जो होता है कैसा फसल? रबी की खरीफ फसल है, तो रबी फसल है सरसों की फसल, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ हुआ था? नर्मदा घाटी में, सिंधु घाटी में, कोसी घाटी में या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी में? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है कि सबसे पहली बार सर्वप्रथम बार उत्पादन चाय का कहाँ आरंभ हुआ था? तो ब्रह्मपुत्र की घाटी में उत्पादन हुआ था, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की घाटी जो कि असम से होते हुए असम के क्षेत्र में पड़ता है, तो वहीं पर सबसे पहले जो है चाय की खेती का शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपके पास, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध हो सकता है? मतलब वह फसल जो अधिक दिनों तक वर्षा का सहन नहीं कर सकता है, अधिक दिनों तक वर्षा का सहन करने पर वह फसल नष्ट हो सकता है या फिर खराब हो सकता है, इसका ये कहना है। तो यह हो जाएगा सही आंसर इसका चाय, ठीक है, चाय। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होता है? तो वह होता है चाय के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? देखिए हार्वेस्टर और थ्रेसर क्या होता है? यह एक टेक्नोलॉजी है, यानी कि एक तकनीक है, और यह एक ऐसी तकनीकी मशीन है जिसके माध्यम से होता है कृषि करना आसान हो जाता है, कृषि को हार्वेस्ट काटना, ठीक है। कृषि में जैसे कि बहुत लंबे रोपण कृषि किया जाता है जहाँ पर, जो कि आपका काफ़ी लंबे क्षेत्र में एक ही प्रकार की कृषि किया गया है, तो उसको काटने के लिए जो होता है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है क्या है? यह एक क्या है?
यह एक कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाला एक, ठीक है, कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाला एक क्या है, यंत्र, एक मशीन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका, ये गलत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर पटना। तो चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर है आपका अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो अगला प्रश्न, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादन देश भारत है, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादित करने वाला देश कौन है, भारत है, इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से करता है, यानी कि किस पोर्ट से करता है या फिर किस पतन से करता है। तो कोलकाता, कोलकाता पतन से आपका सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करता है, इतना याद रखना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता के पतन से सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करता है भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है। तंबाकू तो पेय फसल है नहीं, चना भी पेय फसल नहीं है, मूंगफली भी पेय फसल नहीं है, लेकिन कॉफ़ी क्या है, यह एक पेय फसल है। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे सही आंसर हो जाएगा। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कॉफ़ी के उत्पादन में जो है ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में। यह एक पेय फसल है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है। तो कॉफ़ी का कई अलग अलग प्रकार होता है, तो कौन सा इसमें नहीं है। तो देखिए आपका अरेबिका तो कॉफ़ी का एक किस्म है, ठीक है, तो यह इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यार, तो लेबरिका भी यहाँ पर एक जो है कॉफ़ी का ही एक किस्म है, तो यह भी नहीं होगा। रोबस्ता भी कॉफ़ी का एक किस्म नहीं होगा, लेकिन यूरेबिका कोई भी कृषि का कॉफ़ी का कोई भी प्रकार नहीं है, ठीक है। तो यूरेबिका इसका सही आंसर हो जाएगा। बाद में कि रोबस्ता, लेबरिका और अरेबिका जो होता है कॉफ़ी का एक किस्म है। पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड, ठीक है। नागालैंड नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में। पूर्व उत्तर की राज्य की जो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य आता है, इस क्षेत्र में जो राज्य आता है उसको, उस क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कॉफ़ी का, त्रिपुरा। और भारत में पूछा जाएगा तो कौन, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक। कहवा या फिर कॉफ़ी, इसका उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, ठीक है, भारत के अंदर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में बागवानी कृषि की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। 1885 में, 1890 में, 1990 में, 1897 में या फिर 1880 में। तो देखिए भारत में जो हुआ था बागवानी कृषि का शुरुआत, यह 1880 में हुआ था। कब हुआ था, 1880 में भारत में बागवानी कृषि का शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है। देखिए आम, संतरा, केला या फिर कपास। तो देखिए केला जो होता है यह भी एक बागवानी फसल है, संतरा भी एक बागवानी फसल है और आम भी एक बागवानी फसल है, यानी कि एक बागान के अंदर जो फसल किया जाता है उसको बोला जाता है बागानी फसल। तो संतरा, आम, केला जो है ये सब बागान के अंदर किया जाता है, इसलिए एक बागवानी फसल है। लेकिन कपास एक बागवानी फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कौन सा फल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, वह है केला। केला का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आम के उत्पादन में भी विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। आम के उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है और चाय के उत्पादन में भी भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में भी भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर कि जैम, जेल और स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है। सब्जी, गन्ना, फल या फिर मकई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फल। फल जो होता है कच्चा माल है आपका जैम, जेली और स्क्वाश का। जैम बनाया जाता है, जेली बनाया जाता है, स्क्वाश बनाया जाता है। यह किसका कच्चा माल है, तो फल का कच्चा माल है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास, क्वेश्चन आपका जो है सारे इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि
कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको 120 क्वेश्चन अगर कवर कर लेते हैं तो यही 120 क्वेश्चन ही आपके 120 क्वेश्चन के अंदर ही आपको वहाँ पर एग्जाम में एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि भारत का सबसे सर्वाधिक काजू का उत्पादन कहाँ होता है। सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है केरल राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केरल में ही आपका सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है। भारत के किस क्षेत्र में गर्म मसालों की खेती की जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या फिर पूर्वी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र जो होता है सबसे ज़्यादा गर्म मसालों का उत्पादन दक्षिणी क्षेत्र में किया जाता है। दक्षिणी क्षेत्र के अंदर जो होता है केरल आता है, और केरल में ही आपका भारत में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन किया जाता है। तो इसे याद रखना है, दक्षिणी क्षेत्र में केरल में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन किया जाता है। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था। यह हुआ था 1983 से 84 में। प्रथम चरण जो होता है हरित क्रांति का वह आया था आपका 1966 में, जो कि 1969 तक चला था, ठीक है। 1966 से 1969 तक प्रथम हरित क्रांति चला था, और दूसरा हरित क्रांति जो चला वह 1983 से 84 में चला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, दोनों को याद रखिए। पहला हरित क्रांति 1966 से 1969 के बीच चला, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बीच में, और दूसरा जो हरित क्रांति चला वह 1983 से लेकर के 84 के बीच चला, ठीक है। हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर जो है आपका नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इसे याद रखना है। और भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है पूछा जाए तो स्वामीनाथन को भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर अब 51 आ जाता है। इनमें से कौन सी फसल जो है रेशेदार फसल है। रेशेदार है जूट, मकई, गेहूं या फिर बाजरा। तो रेशेदार फसल क्या है, किससे रेशा निकाला जाता है, तो जूट से। तो जूट जो होता है एक रेशेदार फसल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, कपास नहीं है, जूट नहीं है, गन्ना नहीं या फिर सन नहीं है। तो देखिए जूट भी एक रेशेदार फसल है, सन भी एक रेशेदार फसल है, और कपास भी एक रेशेदार फसल है, लेकिन गन्ना किसी भी प्रकार से कोई रेशेदार फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अब जो जितना क्वेश्चन बच गया है, ठीक है, यहाँ पर 52 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब आधा क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा छोटा पार्ट में हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में यहाँ पर टोटल कृषि से रिलेटेड 52 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया हूँ, ठीक है। इसका PDF अगर आप लोग को चाहिए तो PDF लेने के लिए तुरंत टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट आपका कल अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।